बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी मेथड्स डिस्कस किए गए हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, आप फिर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर ले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। सर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है देख ले। हमें जो ये इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू -1, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। अगर आप इस पहले इक्वेशन को देख ले, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। सर लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, तीन वेरिएबल्स है x y z, वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि राइट हैंड साइड में नॉन जीरो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं है। जब नॉन जीरो कांस्टेंट आ जाए इसको हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और आप इसको कह सकते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को इकट्ठे मिलाकर ये बन जाते हैं सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन इकट्ठे आ जाए इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमें बेसिकली सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है आइए देखते हैं। तो सोल्यूशन में आपने लिखना है राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले। जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है उसको पहले मैट्रिक्स में लिख ले। देख ले, एक्स का कोफिशिएंट 4 है, वाई का कोफिशिएंट -3, जेड का कोफिशिएंट 1, तो 4 - 3 1। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट -4 है, तो देख ले 2 1 -4। ठीक है, इस तरीके से ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा। जितने भी वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पर तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो इसलिए दूसरा मैट्रिक्स में वेरिएबल आ जाएंगे। तीसरा मैट्रिक्स जो होगा वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, उसमें कांस्टेंट आएंगे। देख ले 11 - 1 1 है, तो ये कांस्टेंट आ जाएंगे 11 - 1 1। सर मैं इस मैट्रिक्स को नाम देता हूँ। पहले मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरे को एक्स, तीसरे को बी का नाम दे दिया। ठीक है, सर मुझे एक्स मैट्रिक्स चाहिए क्योंकि एक्स में ये वेरिएबल्स मौजूद है ना, एक्स वाई जेड, तो मुझे एक्स मैट्रिक्स चाहिए, मुझे ये ए नहीं चाहिए। इस ए मैट्रिक्स को हमने ख़त्म करना होगा। अब अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या है? इस तरह नहीं कि ये ए मैट्रिक्स जो है डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं। इसका बाकायदा एक मेथड है। देख ले, मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। अगर ए मैट्रिक्स को ख़त्म करना है तो इसके साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन प्री मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर भी पहले ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर ले, राइट हैंड साइड पर भी ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर ले, ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये ब्रैकेट लास्ट दो मैट्रिक्स पर है, मैं पहले दो मैट्रिक्स पर ब्रैकेट लगा सकता हूँ। तो देख ले, ए इनवर्स और ए पर ब्रैकेट लगा दिया, एक्स को हमने अकेला छोड़ दिया, राइट हैंड साइड अपनी जगह पर ही आ जाएगा। ये कैसे आया? ये बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसके तहत। अब ए इनवर्स और ए की प्रोडक्ट से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, बाकी अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वही मैट्रिक्स दोबारा आता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बी। अगर मुझे x फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना होगा? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड करेंगे, बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स वी नो दैट ए इनवर्स बराबर होते हैं 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। अच्छा, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास फिर ये एप्लीकेबल नहीं है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देख लें डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई
तो फिर तो ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते ना। तो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास फाइंड नहीं हो सकता। तो फिर हम इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसलिए ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की एक लिमिटेशन है। ये तब एप्लीकेबल होगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यानी जब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए डिटरमिनेंट। तो देख ले उस मैट्रिक्स को मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख ले एक्सपेंडिंग बाय रो 1 मैंने कर लिया है। देख ले फर्स्ट एलिमेंट जो है 4 है, तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट में लिख ले, ठीक है। बाकी आपको तरीक़ेकार आता है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास 27 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स डेट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब किसकी बारी है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हमें क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था ए मैट्रिक्स, उसको रिप्लेस करेंगे किससे, इसके कोफैक्टर के साथ। तो कोफैक्टर ऑफ ए लिखना होगा, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या बन जाएगा, यानी तमाम एलिमेंट्स को रिप्लेस कर ले इसके कोफैक्टर के साथ। तो यहाँ पर आएगा A11 A12 A13 आ जाएगा, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इन तमाम कोफैक्टर्स को आप फाइंड करेंगे, A11 A12 A13। जब आप इसको फाइंड कर ले, यहाँ पर पुटिंग कर लेंगे, जब इन कोफैक्टर्स का आप ट्रांसपोज लेंगे वही आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगा, ठीक है ना। कोफैक्टर का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो सबसे पहले हमें इन तमाम वैल्यूज को फाइंड करना होगा। कोफैक्टर किस तरह फाइंड करेंगे, वी नो दैट ए आई जे बराबर होता है -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे के इक्वल होता है। तो ये एक मैं फाइंड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर A11 फाइंड करना है तो आई की जगह पर भी 1 लिख ले, जे की जगह पर भी 1। तो यहाँ पर बन जाएगा -1 पावर आई प्लस जे है ना, तो 1 + 1 से क्या आएगा, 2 आ जाएगा। M11 यहाँ पर आ जाएगा, एम आई जे है तो M11 हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू, बेस में माइनस है, पावर E1 है, तो ये +1 आएगा और +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस माइनर को फाइंड कर ले, M11 का मतलब ये कि डिटरमिनेंट ले लेंगे, लेकिन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना। देख ले फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख ले मैट्रिक्स को, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 - 4 और 2 - 2 रह जाएगा। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, तो ये बनेगा 1 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे। 2 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -8 आएगा, लेकिन एक माइनस तो बाहर भी मौजूद है ना, तो इससे +8 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 6। तो मतलब ये हुआ कि A11 का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से A12 A13 ये तमाम भी आपने फाइंड करना होगा। तो चलो फाइंड करते हैं। अच्छा यहाँ पर देख ले, देखिए A11 का आंसर आ गया 6, ठीक है। A12 जब आप फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। A13 का आंसर आ रहा है 3, A21 का आंसर आ रहा है -4, A22 का आंसर आ जाएगा -9, A23 का आंसर -11 आएगा, A31 का आंसर 11 आ रहा है, A32 का आंसर 18 एंड A33 का आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सर ये तमाम वैल्यूज़ कहाँ पर पुट करनी है, इस कोफैक्टर में यहाँ पर पुट करेंगे। जब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे वही आपके पास क्या कहलाएगा, वही एडजॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर देख ले हमने कोफैक्टर ऑफ ए, उस A11 A12 उसकी जगह पर वैल्यूज पुट कर लिए है। अब एडजॉइंट क्या होगा, अगर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, आपने इस कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना होगा। तो यहाँ पर देख ले फर्स्ट रो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, ये आएगा 603। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -4 -9 -11। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 11 18 एंड 10 आ जाएगा।
तो ये आपके पास एडजॉइंट भी फाइंड हो गए, डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया है और एडजॉइंट भी फाइंड हमने कर लिया है। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, या इस तरह लिख ले कि सो इक्वेशन 2 बिकम्स, जो हमने इक्वेशन 2 लिखा था, इक्वेशन 2 कौन सा था कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर ए डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा था 27, और एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ रहा है 6 माइनस 4 11, 0 माइनस 9 18 एंड 3 माइनस 11 एंड 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस ए इनवर्स को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स की जो वैल्यू है कहाँ पर पुट कर ले, इन इक्वेशन 1 वी हैव, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर ले। इक्वेशन 1 कौन सा था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की ये वैल्यू है और वो बी मैट्रिक्स है, वो भी आप लिख ले और इन दोनों का प्रोडक्ट ले ले। चलो देखते हैं। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू इक्वेशन 1 बराबर था ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई और ये वो बी मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इस 1/27 को तो अपनी पोजीशन पर लिख ले, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का इंतहाई आसान है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में प्लस आएगा। तो 6 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 66 आ जाएगा, दरमियान में आएगा प्लस। -4 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 11 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 11 आएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई 11 से 0, 9 मल्टीप्लाई 1 से 9, 18 मल्टीप्लाई 1 से 18 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 11 33, -11 मल्टीप्लाई -1 से आएगा 11, और 10 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/27 अपनी ही पोजीशन पर 66 और 4 से 70 आ रहे, 70 और 11 से आ जाएगा 81, 9 और 18 से 27 आ रहे, और इससे क्या आ रहे 33 और 11 से तो आ रहे 44, 50 और यानी 10 के साथ ऐड होने से 54 बन जाएगा, ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज को किस पे डिवाइड करना है, 27 पर हमें इसको डिवाइड करना होगा। यानी मतलब यह है कि 81 जब 27 पे डिवाइड होगा तो 3 7 21, 3 2 6 7 8, तो इससे आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। 27 पे डिवाइड होकर 1 बनाएगा। 54 जब 27 पे डिवाइड होगा यानी 27 मल्टीप्लाई 2, 2 7 14, 2 2 4 5, बिल्कुल 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 54 आ रहे, मतलब इससे आएगा 2। तो क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू आ जाएगी 312, और x किसके बराबर था, x जो बराबर था x मैट्रिक्स, वो इसकी वैल्यू तो XYZ which is equal to 312, so it means that, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 1 आ रही है एंड z की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, ठीक है। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट को देख ले, इसको भी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। हमें सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सॉल्व का क्या मतलब है कि इसमें ये जो वेरिएबल्स है XYZ, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या तरीक़ेकार है, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले, तो जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। XYZ के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पहले मैट्रिक्स में आ जाएंगे। दूसरे मैट्रिक्स में वेरिएबल आएंगे, XYZ 3 वेरिएबल है तो वेरिएबल आ जाएंगे। पेपर में इस तरह भी आ सकता है कि वेरिएबल आपको x1 x2 x3 भी गिवन हो सकते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर XYZ की जगह पर x1 x2 x3 लगाना होगा, इक्वल। और लास्ट जो मैट्रिक्स है इसमें कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, यानी कांस्टेंट जो है 132 है तो 132 आ जाएगा। इसको आप नाम दे दे, पहले मैट्रिक्स को ए का नाम, यानी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको मैंने ए का नाम दे दिया, जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो
बी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा वेरिएबल के साथ काम है ना, एक्स वाई जेड, जिसको मैंने एक्स का नाम दिया था। ए मैट्रिक्स के साथ तो हमारा काम नहीं है, तो मुझे ए नहीं चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसको मुझे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। कैसे शिफ्ट करेंगे, इसके बाकायदा एक तरीक़ेकार है, यहाँ पर देख ले। प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, ए इनवर्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन प्री मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, क्योंकि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे ना, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ए इनवर्स सॉरी ए एक्स को पहले लिख लो और ए इनवर्स को बाद में मल्टीप्लाई कर यहाँ पर, तो फिर वो नहीं हो सकता, फिर ये ए राइट हैंड साइड पे शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लिकेशन ही हमने करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इनवर्स को भी प्री मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर भी हमने प्री मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये ब्रैकेट लास्ट दो मैट्रिसेस पर है, तो हम पहले दो मैट्रिसेस पर लगा सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ। ए इनवर्स और ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे, और आई और एक्स से वापस एक्स आ जाएगा। तो देख ले, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अगर मुझे x फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना होगा, a इनवर्स फाइंड करना होगा। कॉमन सेंस की बात है, इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। वी नो दैट a इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। सो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट, a डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, तब हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और तब हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अदरवाइज हम ये फाइंड नहीं कर सकते बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो ए डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना होगा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 हमने कर लिया है। तो देख ले, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बायर 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा। 1 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 आएगा, लेकिन एक माइनस बाहर भी मौजूद है, तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, +2 बन जाएगा। फिर -1 है, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे। 2 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 आएगा, लेकिन एक माइनस तो यहाँ पर भी मौजूद है ना, तो +4 बन जाएगा। फिर +1 लगाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 बनाएगा। सो 1 + 2 से आएगा 3, 1 + 4 से 5 आ रहे, लेकिन बाहर माइनस है तो -5 बन जाएगा, और 1 - 2 से -1 आएगा, ठीक है। तो 3 अपनी ही पोजीशन पर -5 और -1 से आ जाएगा -6। सो ए डिटरमिन विल बी इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए डिटरमिन 0 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ए डिटरमिन तो फाइन हो गया, ए इनवर्स के लिए और क्या ज़रूरी है, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमें एडजॉइंट भी फाइंड करना होगा, चलो देखते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब बारी है एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो ये तमाम कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने होंगे। एडजॉइंट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने कोफैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो कोफैक्टर बराबर होते हैं AIJ इक्वल टू -1 पावर I + J MIJ। तो 1 1 अगर आपने फाइंड करने तो IJ की जगह पर 1 1 लिख ले, इसको आप सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम मैंने फाइंड कर लिया है, तो ये बन जाएगा कोफैक्टर ऑफ A विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, तो आप A11 की जगह पर वैल्यू पुट कर ले, जो कि आ रही है 3, A12 -5 है, A13 -1 है, A21 0, A22 -1, A23 की वैल्यू है 1, A31 की वैल्यू -3, A32 की वैल्यू है 3 एंड A33 की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आपने इस कोफैक्टर का क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो ये एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा, देख ले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर ले, तो ये बनेगा 3 -5 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो ये बनेगा 0 -1 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 3 एंड 0। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एडजॉइंट भी फाइन होगा, डिटरमिनेंट भी। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये तमाम वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में पुट कर ले।
सो इक्वेशन 2 बिकम्स ए इनवर्स इक्वल टू, वो बराबर था 1 ओवर ए डिटरमिनेंट का ना, तो ए डिटरमिनेंट का आंसर -3 आ रहा है और एड जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लें। अब इन ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर ले। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, इक्वेशन 1 जो बराबर था x इक्वल टू ए इनवर्स b के बराबर था। किसके बराबर था? x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स का आंसर तो आ रहा है 1/-3, 3 0 -3 -5 -1 3 -1 1 0। और जो बी मैट्रिक्स था हमारे पास, कौन सा मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स, वो बराबर था 1 3 2 के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह प्रोडक्ट लेंगे? 1/-3 अपनी पोजीशन पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा, 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, -3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगा। अब सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -5 बनाएगा, -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले। -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1, और 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा। तो इससे क्या आ रहे? 1/-3, और 3 और -6 से -3 आ रहे हैं, -5 और -3 से -8 आ रहे, और 8 और 6 से क्या आ रहे? 2 आ रहे हैं ना, -8 आ रहे और 2, तो ये आ जाएगा 2, बल्कि -2 आ रहे हैं ना, -8 और +6 से -2, -1 और 3 से आ रहे, इससे भी 2 आ रहे। अच्छा, इन तमाम वैल्यूज़ को -3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो -3 जब -3 पे डिवाइड होगा 1 आएगा, -2 -3 पे डिवाइड होगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2/3 रह जाएगा। 2 जब -3 पे डिवाइड होगा, इससे आएगा -2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 कि x जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और z की वैल्यू आ जाएगी -2/3, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अगर इस मेथड में कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो है नेक्स्ट मेथड को हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।